ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? ये रहा इलेक्टोरल रोल तेजस्वी यादव का रिवीजन के बाद सीरियल नंबर 416 और उसके बाद कहते हैं कि मेरा नाम इलेक्टोरल रोल से कट गया है। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, आपने बिल्कुल ही फरेबी आरोप लगाया। अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। We have such proof that will show the whole country that the institution of the Election Commission does not exist. नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। पिछले कुछ दिनों से वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बहुत तरह की अटकलें और राजनीति चल रही थी, लेकिन अब से कुछ देर में आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साफ हो जाएगा कि आखिर किसका वोट कटेगा और किसका वोट बचेगा। इस मुद्दे का असर दूसरे देश के किस किस इलाके पर पड़ेगा, क्योंकि बात सिर्फ बिहार की नहीं। चुनाव आयोग ने पहले ही साफ कर दिया था कि एसआईआर के लेकर पूरे देश में उसे आगे भी लागू किया जाएगा। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर बिहार में हुए वोटर रिवीजन का पूरा समीकरण क्या है। यह समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने चुनाव विशेषज्ञ और कई सारे पैनलिस्ट। सी वोटर के यशवंत देशमुख और राजनीतिक विश्लेषज्ञ हमारे साथ रहेंगे। अमिताभ तिवारी, बीजेपी से राधिका खेड़ा, कांग्रेस की प्रियंका गुप्ता, आरजेडी के प्रोफेसर अनवर पाशा, जेडीयू के अभिषेक झा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। महीने भर तक चली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद जैसे ही चुनाव आयोग ने बिहार का ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी किया, सियासी बवाल शुरू हो गया। सियासी बवाल इसलिए क्योंकि नई लिस्ट में 65 लाख वोटर कट गए। बड़ा बवाल इसलिए भी कि पिछली बार एनडीए और महागठबंधन के बीच सिर्फ 12,000 वोटों का अंतर था। जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक महागठबंधन की पकड़ वाली सीटों पर कम, जबकि एनडीए बहुल सीटों पर ज्यादा वोटर्स कटे हैं। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? वोटर्स के कटने को लेकर विपक्ष ने सरकार और चुनाव आयोग पर हमले शुरू कर दिए। इलेक्टोरल रोल जारी होने के बाद तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए और चुनाव आयोग पर कई बड़े आरोप लगाए। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम गायब हो चुके हैं। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? तेजस्वी ने कैमरे के सामने मतदाता लिस्ट खोली और कहा कि इसमें उनका नाम भी नहीं है। तेजस्वी के इस आरोप से हड़कंप मच गया। पहले आपको सुनाते हैं कि तेजस्वी ने इसको लेकर चुनाव आयोग पर क्या कुछ आरोप लगाए थे। आम गरीबों का अगर आप देखें तो आप समझ जाइए कि क्या है स्थिति। आपका आरोप है कि चुनाव आयोग जो है वो तथ्यों को छुपा रहा है। यही है ना मेरा। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। R A B 2916 इसमें एक कैप्चा आता है। हाँ, आचार है। अब हम डालते हैं। What does it mean? हाँ भाई, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर हैं, दीघा विधानसभा वेटनरी में। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। अब आप बताओ, जो बाहर रह रहा है कितने करोड़ों संख्या में रह रहे हैं, अब वो लोग भी ऑनलाइन अगर चेक कर रहा होगा तो उन लोग का भी नहीं है।
तेजस्वी यादव के आरोप लगाते ही चुनाव आयोग का जवाब भी तुरंत सामने आ गया। चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट दिखाई उसमें तेजस्वी यादव का नाम था। चुनाव आयोग के जवाब से एक बात तो साफ हो गई कि लिस्ट में तेजस्वी का नाम तो है, लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहे हैं, तेजस्वी यादव ने जिस वोटर आई कार्ड को सर्च किया वो उनके नाम से कैसे हो सकता है, क्योंकि एक साथ 2 वोटर आई कार्ड नहीं हो सकते। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दोनों वोटर आई कार्ड के नंबर अलग हैं, दोनों में ही फोटो अलग हैं। चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट दिखाई उसमें उनकी पुरानी फोटो है, जबकि तेजस्वी ने जो आई कार्ड दिखाया उसमें उनकी नई फोटो लगी है। तेजस्वी के आरोपों पर बहस चल रही है, लेकिन इनके आरोपों पर जेडीयू और बीजेपी ने जबरदस्त हमला बोला है। दोनों पार्टियों ने कहा कि तेजस्वी झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि तेजस्वी यादव तो 9वीं फेल हैं, उनको तो बुद्धि है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन जानकारी का अभाव है। ये भी कपटी हैं बिल्कुल, राहुल गांधी की तरह ही। ये रहा इलेक्टोरल रोल तेजस्वी यादव का रिवीजन के बाद, सीरियल नंबर 416, और उसके बाद कहते हैं कि मेरा नाम इलेक्टोरल रोल से कट गया है। ये झूठ और भ्रम फैलाने का बात नहीं है तो क्या है? देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, चाहे तेजस्वी यादव बिहार में हो या राहुल गांधी देश में हो। ये लोग का झूठ पकड़ाते जाता है, ये बेशर्मों की तरह माफ़ी तक नहीं मांगते ये लोग। ये तमाम कपटी, फर्जी, पाखंडी लोग हैं और भ्रष्टाचारी लोग हैं जिनकी जड़ें हिल चुकी हैं। इनको पता है कि इनका अंत सलाखों के पीछे होना है, और इसीलिए बौखलाहट में एक पर एक झूठ, रोज दिन झूठ। गोएबल्स की फैक्ट्री बन गए हैं, उनको अपना आदर्श मान के ये लोग। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, आपने बिल्कुल ही फरेबी आरोप लगाया। दस्तावेजी प्रमाण जब वेबसाइट पर उसको देखा गया लिंक पर, तो आपका नाम दर्ज है, लालू प्रसाद जी के आप सुपुत्र हैं। निर्वाचक का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव, पिता लालू प्रसाद, मकान संख्या 110 ये है, और उम्र 36 साल। RAB045622 या ईपिक नंबर आपका है। जो पहले का इलेक्शन का है उसका है ईपिक नंबर RAB29162120। 2 ईपिक नंबर कैसे हो गया? इधर बिहार में बवाल मचा है, उधर राहुल गांधी के भी चुनाव आयोग पर हमले जारी हैं। कल एटम बम पर दिए बयान के बाद आज राहुल ने फिर दोहराया कि उनके पास पक्के सबूत हैं। वहीं राजनाथ सिंह ने एटम बम वाले बयान को लेकर राहुल गांधी पर तंज कसा है। And now I say with absolutely no doubt that we have proof. And we have such proof. We have such proof that will show the whole country that the institution of the Election Commission does not exist. That it has disappeared. अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है, न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। खैर, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इस बीच नए आंकड़ों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि बिहार का ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी किया गया है, इसमें किसका पलड़ा भारी है? 65 लाख कटे वोट, किस पार्टी पर बड़ी चोट? बिहार में वोटों का खेल, कौन होगा डीरे? किसका वोट कटेगा, किसका वोट बढ़ेगा? बहरहाल नए आंकड़े आ चुके हैं और इन सवालों का जवाब तो चुनाव में ही पता चल पाएगा। देखना होगा कि नए आंकड़ों से किसको ज्यादा फायदा होता है और किसको नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो कैम, आपको ये बता दें कि आखिरकार एसआईआर की इस रिपोर्ट आने के बाद क्या हुआ है असर, इसके लिए आंकड़ों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अंजीत के पास। बिल्कुल मनोज्ञा, ये रिपोर्ट आने के बाद ये कहिए कि बवाल मच गया है, क्योंकि आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि इसमें इतने ज्यादा मतदाताओं के नाम कट गए और उन्होंने तो चुनाव आयोग पर साजिश का आरोप लगा दिया, कह दिया कि नहीं भाई हमारा भी नाम कट गया है। लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने ये बताया कि नाम नहीं कटा। अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में।
तो आंकड़े आपके सामने हैं। आप देखिए, जो मतदाता हैं 24 जून तक वो थे बिहार में 7.89 करोड़, लेकिन अब एसआईआर के बाद ये परिस्थिति बदल गई है। आज जो लिस्ट सामने आई उसमें अब 1 अगस्त के बाद मतदाता हो गए हैं 7.24 करोड़। अब सवाल यह कि कितने वोटर्स घट गए या कितने के नाम कट गए, तो 65 लाख वोटर्स बिहार में घट गए। उसका भी चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया कि कैसे कैसे 65 लाख घटे। तो चुनाव आयोग ने बताया कि एसआईआर के दौरान 22 लाख लोग मृत पाए गए, तो 22 लाख तो ऐसे ही घट गए। इसके अलावा आपको बता दें कि 36 लाख लोग ऐसे थे जो अपने पते पर मिले ही नहीं, तो चुनाव आयोग ने यह मान लिया कि वो कहीं शिफ्ट हो गए हैं या कहीं कारोबार के सिलसिले में चले गए, कहीं और रहते हैं और उन्होंने वहां का वोटर आईडी कार्ड शायद बनवा लिया हो। ये 36 लाख लोगों की ऐसी संख्या थी। उसके बाद 1 से ज्यादा लोग ऐसे मिले, 1 से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड उन लोगों के पास हैं, 7 लाख लोगों के पास जिनके पास 1 से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड है। तो ये स्थिति है कि कितने ज्यादा संख्या में जो वोटर हैं वो घट गए हैं। तो जो कुल आंकड़ा है वो ये है कि 36 लाख वोटर शिफ्ट हुए, 7 लाख लोगों के पास 1 से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड है, और वोट शेयर की बात करें तो 8.3% वोट घटा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे जहां एनडीए ज्यादा मजबूत है वहां सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। बात सबसे पहले सीमांचल रीजन की करते हैं। उस पर जो आप देखेंगे तो जो जिले आते हैं वो आते हैं पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, और यहां पर 9.88% मतदाताओं के नाम कटे हैं। और जो सीटें मिली थी 2020 में, एनडीए को 12 सीटें यहां पर मिली थी, महागठबंधन को 7 सीटें मिली थी और एआईएमआईएम को 5 सीटें यहां पर मिली थी। कुल जो संख्या है सीमांचल में सीटों की वो 24 है। तो यहां पर भी वोट कटे हैं और ज्यादा कटे हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। अब बात करते हैं जहां महागठबंधन मजबूत है वहां सबसे कम वोट कटे हैं। ये क्यों कह रहे हैं, आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। मगध रीजन की अगर हम बात करें तो पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, गया, नवादा, नालंदा, यहां पर जो वोट कटे हैं वो 6.98% कटे हैं, मतदाताओं के नाम कटे हैं। और अगर यहां बात करें कि किसने कितनी सीटें जीती, तो एनडीए पिछली बार 2020 के चुनाव में 17 सीटें, महागठबंधन ने 30 सीटें और कुल यहां पर 47 सीटें आती हैं। तो ये स्थिति है फिलहाल जो वोटर लिस्ट में नाम कटा है, उसी को लेकर के सवाल एक बार फिर से रुक करते अपने सहयोगी मनोज्ञा का। तो रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर आपके पास है न्यूक्लियर बम तो दिखाइए उसमें कितना है दम, क्योंकि राजनीति में तो कहीं खुशी कहीं गम। पर एनडीटीवी पर आपके सामने असली तथ्य रखेंगे हम। इससे पहले कि मैं अपने सारे गेस्ट के पास जाऊं, आपको यह बता दूं कि आज चर्चा होगी कि इसका सबको कितना फायदा होगा और कितना नुकसान। तो शुरुआत करते हैं यशवंत देशमुख से, डायरेक्टर हैं सी वोटर के। दशकों का उनका अनुभव है सिर्फ इस बात के लिए कि आखिरकार राजनीति में इस बार पार्टी में यानी कि राज्य के चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा। स्वागत है आपका यशवंत जी। सीधा पूछना चाहूंगी आपसे कि इसका सीधा फायदा सीधा नुकसान किसे? देखिए, सीधा फायदा और सीधा नुकसान, इसको सीधे लगाना बहुत ही मुश्किल टेढ़ी खीर है। मैं एनडीटीवी के दर्शकों को, जिनको स्मरण नहीं होगा या जो अभी बहुत युवा हैं, 1995 का बिहार का चुनाव याद कराना चाहूँगा। टीएन शेषन साहब उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे और उन्होंने बिहार में ज़बरदस्त तरीके से चुनावी पूरी जो प्रक्रिया थी उसकी सफाई की थी, उसको ठीक किया था। और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने घनघोर विरोध किया था। उनके हिसाब से टीएन शेषन पूरी तरह उनके पीछे पड़े थे उनको चुनाव हराने के लिए। और बाद में जब उस पूरी सफाई का उसका लाभ दरअसल आरजेडी को ही मिला, तो वही लालू जी ने जाकर के टीएन शेषन के लिए धन्यवाद ज्ञापन दिया था कि आपके चुनाव के अच्छे प्रबंधन के कारण, अच्छी तरीके से चुनाव करने के कारण ज्यादा बड़ी तादाद में लोग निकले, ऐसे लोग निकले जिन्होंने दशकों तक वोट नहीं डाला था और जिसके कारण हमको जीत हासिल। पहली बात तो ये कि जरूरी नहीं है कि चुनाव के बेहतर तरीके से कराए जाने का नुकसान या फायदा उन्हीं पार्टियों या उन्हीं व्यक्ति को हो जिनको हम लोग जनरली सोचते हैं कि इनको उसका लाभ या नुकसान होगा। मसलन एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। चुनावी प्रक्रिया में अक्सर ये माना जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो सत्ता में है
वही उसी के ऊपर आरोप ज्यादा लगते हैं कि इन्होंने बोगस वोट अपने ऐड कराए, विपक्षी मतदाताओं के वोट कटवा दिए। तो इस समय बिहार में 25 साल से सत्ता में कौन है? अगर बिहार के वोटर लिस्ट में बोगस वोटर हैं, खराब वोटर हैं, गलत वोटर हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो सत्ता में रहा है उसने बढ़वाया होगा या जो विपक्ष में रहा है उसने बढ़वाया होगा? और अगर ऐसे मृतक मतदाताओं के जो लोग नाम हट गए हैं, जो लोग शिफ्ट हो गए हैं, जो मर चुके हैं, लाखों लाख वोटर अगर नाम कटे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसका विपक्ष को फायदा होने वाला है या सत्ताधारी पक्ष को फायदा होने वाला है? मेरा संक्षिप्त में केवल यह कहना है कि चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव की प्रणाली वो अपने तरीके से चलती है। नेता और जो पार्टियां हैं वो अपने तरीके से चुनाव लड़ती हैं, सबको अपनी ताकत लगा करके। इलेक्शन कमीशन ने सारे जो बूथ लेवल के जो भी एजेंट्स हैं सारी पार्टियों के, उनको पूरा अधिकार दिया है। 20 तारीख को, एक बात मैं दर्शकों को और बता दूं, 1 तारीख को नहीं बल्कि 20 जुलाई को ही ऐसे सारे लोगों की सूची जो मर चुके हैं, स्थानांतरित हो चुके हैं या 2 जगह पे जिनका नाम है, उनकी सूची बूथ लेवल पे सारी पार्टियों के सारे एजेंट्स को दी जा चुकी है। और इसीलिए पिछले 24 घंटे में एक भी ऑफिशियल कंप्लेंट अभी तक नहीं आया है। अगर कोई ऑफिशियल कंप्लेंट करे तो इलेक्शन कमीशन, मुझे पूरा विश्वास है, उसका निस्तारण भी करेगा। लेकिन ये चीज राजनीति के बियॉन्ड होना चाहिए। मैं केवल एक ही बात जानता हूं कि जो मुझे इस पूरी प्रक्रिया में एक ही कमी या एक बात खल रही है। मेरा मानना यह है कि चुनाव के कम से कम 6 महीने पहले यह प्रक्रिया हो जानी चाहिए। फिलहाल बिहार की यह प्रक्रिया चुनाव के बहुत पास हो रही है। इस एक बात को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस पूरी प्रक्रिया में कोई आपत्ति होनी चाहिए। जी, अमिताभ तिवारी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, अब मानते हैं कि इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ेगा या सिर्फ चुनावी मुद्दा बन के रह जाएगा, क्योंकि 65 लाख वोट भी कम नहीं होते हैं? मुझे लगता है ये चुनावी मुद्दा ज्यादा बनकर रह जाएगा, और वो भी खास करके पॉलिटिकल पार्टीज में। जब तक बहुत ज्यादा लोग जो कि एलिजिबल वोटर्स हैं उनके नाम नहीं काटे गए हैं, तब तक ये लोगों में मुद्दा नहीं बनेगा। अब सबसे पहली बात है कि 2020 में इन लोगों ने वोट किया था कि नहीं, अब ये उत्तर तो किसी के पास है नहीं। हो सकता है 2020 में भी ये वोटर लिस्ट में इनका नाम हो, लेकिन क्योंकि ये या तो मृत थे या बाहर चले गए तो इन्होंने वोट नहीं किया हो। अगर वोट किया भी हो तो किस पार्टी को किया हो ये भी कहना मुश्किल है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक विपक्ष, मान लेते हैं 65 लाख वोटर्स का नाम कटा है, 65 लाख वोटर्स का मतलब है लगभग 80 वोटर पर बूथ है, ऊपर नीचे ऑन एन एवरेज 80 वोटर पर बूथ है, जिसमें से 30 मृत हैं और लगभग 45 आपको परमानेंटली शिफ्ट हो गए और 5 लाख मिल नहीं रहे, 5 पर बूथ मिल नहीं रहे। तो जब तक एक बड़ी संख्या में लोग निकल के ना आए जो वहां रहते हों या जो जिंदा हैं और जिनके नाम काट दिए गए हैं, तब तक यह मुद्दा नहीं बनने वाला है। एक बात जरूर है कि जनवरी 2025 में जब अपडेटेड वोटर लिस्ट निकाला गया था तो भी ये 65 लाख लोग उस लिस्ट में थे। इसका मतलब क्या है? अब ये 6 महीने में तो ये लोग पलायन नहीं कर गए या फिर मृत नहीं घोषित हुए। इसका मतलब है कि हमारे वोटर लिस्ट में सिर्फ बिहार नहीं, ऑल ओवर इंडिया इस तरह के बड़े मिस्टेक्स, क्योंकि ये जो नंबर है मृत लोगों का और परमानेंटली शिफ्ट का, ये तो एक समरी रिवीजन में भी। प्रियंका मेरे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। आप कह रहे हैं न्यूक्लियर बम है, बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं न्यूक्लियर बम है, फोड़ेंगे कब? 5 तारीख को डेट अनाउंस कर चुके हैं। 5 तारीख को जो है बैंगलोर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें आप भी जाइएगा, आपको भी पता चल जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि कोई भी बात इस तरीके से नहीं कहते राहुल गांधी जी, उन जो कहते हैं उस बात पर वो पूरी तरीके से स्टैंड करते हैं। पर चुनाव आयोग को धमकी देना सही होता है क्या प्रियंका जी? नहीं, चुनाव आयोग अगर गलत काम करेगा या वोटर का वोट काटेगा तो उसको कुछ कहा ही नहीं जाएगा। मतलब ये कैसे आपने सोच लिया? और इससे पहले भी कई बार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे हैं, इसके पहले जब वो सत्ता में नहीं हुआ करते थे तब वो भी किताबें लिखा करते थे, तब वो भी जो है इसके अगेंस्ट बोला करते थे, मीडिया में बोला करते थे, इवन स्याही को लेकर तक भी बोला करते थे कि स्याही भी मिट जाती है। तो खैर वो तो अब है नहीं, तो उनके बारे में जिक्र करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आज बिहार की जो थोड़ी सी स्थिति है, जिसकी जानकारी मुझे है, मैं बता दूं आपको, भोजपुरा की, जिसमें वार्ड नंबर 4 और 5 में 105 घर लगभग पूरी तरीके से बाढ़ के समा गए। बेगूसराय जिसमें 10 वार्ड 10 में 3000
3000 लोगों के घर प्रभावित हुए। बक्सर, जिसमें कई गांवों की स्थिति पूरी तरीके से गंभीर है। मुजफ्फरपुर, जिसमें 12 गांव से संपर्क टूट गया है। ये वो बिहार की हालत पे बता रही हूँ जिसको चुनाव आयोग ने पता नहीं क्या अमेरिका और लंदन समझ लिया है, तो मुझे तो समझ ही नहीं आता। और सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने कोई लिस्ट ये जारी नहीं की जिन लोगों के नाम काटे। अरे भाई, जिन लोगों के आपने नाम काटे हैं रीजन वाइज आप उनको भेजिए, तो कम से कम उसको तो सार्वजनिक करिए ताकि लोग जाकर उसके जो against मृतक है भी उन उनको तक कैसे प्रक्रिया पहुंचा करनी। जाएगा? बताती हूँ प्रियंका अरे जी भाई, आपको। उनके राधिका परिवार जी का जवाब कोई दीजिए व्यक्ति इसका। नहीं है। बार बार उनके आरोप परिवार लग रहे का हैं कि कोई आप व्यक्ति पहले नहीं है। वो कहते थे कहते कि हैं इंक नहीं, नहीं स्वर्ग चल से रही, आए थे, इंडेलिबल हम इंक स्वर्ग पर में सवाल चले उठ रहे गए, हैं। उसके बाद बीच में राधिका उनका जी कोई जवाब जिम्मेदारी दीजिए। नहीं है। कांग्रेस आप पर गजब सवाल बात कर उठाती रहे है हैं आप। कहते हुए कि बीजेपी खुद इन बहानों को अपने साथ लेकर चलती थी। सभी को नमस्कार। मनोज्ञा जी, यहाँ पे बात हो रही थी राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते, बिना बात पे कुछ नहीं बोलते। सुप्रीम कोर्ट में आरएसएस पर झूठा आरोप लगाने के लिए माफी मांग चुके हैं। चौकीदार चोर है पे माफी मांग चुके हैं। अमित शाह जी के ऊपर एक झूठे केस के बारे में बोलने के लिए माफी मांग चुके हैं। लिस्ट अनगनत है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी आज के नेताओं में एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर होंगे कि कितनी बार उन्होंने कोर्ट में अपने बयानों के लिए माफी मांगे। बहरहाल, वो कह रहे थे कि उनके पास एटम बॉम्ब है। अरे एटम बॉम्ब तो आज 2-3 दिन से इलेक्शन कमीशन फोड़ रहा है। पहला एटम बम उनके मित्र जिनके साथ वो मटन पार्टीज करते हैं, खाना बनाते हैं, डिनर लंच पे जाते हैं, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा, मेरा नाम लिस्ट में नहीं है, तो ईसी ने तुरंत ये वोटर लिस्ट शेयर कर दी। दूसरा एटम बम, ये कहते हैं कि इतनी खड़बड़ियां, तो ये मेरे सामने ईसी का डॉक्यूमेंट है जिसमें साफ तौर से हर पार्टी के डेटा लिखा हुआ है, कितने नंबर ऑफ बीएलए हैं, और इसके अनुसार कांग्रेस पार्टी के पास 17,549 बीएलए हैं और कंप्लेंट कितनी है? 0। आरजेडी के पास 47,506 बीएलएस हैं और कंप्लेंट कितनी है? 0। देखिए ना, सबसे पहले देश आज ये देख रहा है कि आज भारत का लोकतंत्र खतरे में नहीं है, जो लगातार 2024 के चुनाव में कहा गया था, बल्कि सच्चाई ये है कि इंडी गठबंधन, कांग्रेस आरजेडी का झूठ और उसकी हताशा और उनका सरगहन खुद आज कटघरे में खड़ा है। तेजस्वी यादव कैमरा में क्या कहते हैं, उनका पर्दाफाश हो जाता है। राहुल गांधी कहते हैं मेरे पास परमाणु बम है। आपको लगता है उनके पास परमाणु बम होता तो उस पर 5 तारीख तक बैठ के वो चलिए वेट कर राधिका, रहे आप ही होते? के सवाल पर पूछ लेते हैं। अनवर पाशा है है हमारे साथ, आरजेडी के प्रवक्ता हैं तेजस्वी यादव। बार बार आरोप लगा रहे हैं, जो फोटोज दिखाई उस पर भी जवाब आ गया चुनाव आयोग का। अभी भी टिके हैं अनवर जी उसी बात पर? अनुप्रिया जी, अभी यहाँ हमारे यशवंत देशमुख जी और हमारे दूसरे जो मेहमान हैं वो बता रहे थे, इन्हीं लोगों के सर्वे की रिपोर्ट्स पिछले साल भर के अंदर 6 महीने के अंदर जो आई हैं, उस सर्वे की रिपोर्ट में हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरे हैं और जनता का सबसे ज्यादा समर्थन एनडीए को नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन को एसआईआर पर हासिल है। बात करिए ना अनवर साहब। मैं आ रहा हूं, ये क्यों एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ रही है? एसआईआर को पहले डिस्कस किया गया, किसी पॉलिटिकल मीटिंग में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डिस्कस किया गया। स्टेक होल्डर्स पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। हमेशा इलेक्शन कमीशन जब कोई फैसला करती है, बड़ा फैसला करती है, तो वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कंसल्टेशन करती है, उनके साथ मीटिंग करती है, फिर फैसला करती है। अचानक क्या हुआ कि 24 जून को 2025 में एक ख्वाब इनको दिखाई दिया और उसके बाद उन्होंने तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि बिहार में एसआईआर होगा, जबकि ठीक 5-6 महीने पहले कंक्लूड हुआ था समरी डिवीजन। किसने कराया था? इलेक्शन कमीशन नहीं कराया था। और अगर गलत है वो लिस्ट, जो इलेक्शन कमीशन की अब तक लिस्ट है, जिस पर 5 इलेक्शन बिहार में असेंबली के और 4 इलेक्शन और 3 इलेक्शन पार्लियामेंट के हो चुके और जीत करके ये लोग आ चुके हैं, एनडीए की सरकार हो, चाहे बिहार में डबल इंजन की या केंद्र में मोदी जी की, उसी बोगस वोटर लिस्ट पर इलेक्ट हुई ये सरकारें रही। क्या हमारे यशवंत देशमुख जी ये कहना चाहते हैं कि वो बोगस लिस्ट थी और उस बोगस लिस्ट पर जो चुनी हुई सरकार है, क्या ये कहेंगे कि उस चुनी हुई सरकार को कोई नैतिक आधार नहीं है? होंगे ना, सिर्फ बाकी सबको मिले, आपको नहीं मिले, ऐसा थोड़ी होता है। अभिषेक झा जी हमारे साथ हैं, जेडीयू से, उनसे पूछ लेते हैं। आरोप लग रहे हैं कि भाई सबको मिले हैं, तो आपके हिस्से में भी कुछ तो आया ही होगा, क्या कहेंगे अभिषेक जी? हमें लगता है कि बिहार से आज फिर एक आवाज उठी और एक बड़ी पॉलिटिकल नौटंकी हमने तेजस्वी यादव जी की फिर से विटनेस की। लेकिन ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सेल्फ गोल का फुटबॉल में या फिर हिट विकेट का क्रिकेट में।
तेजस्वी यादव जी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आरोप लगाया कि उनका ईपीआईसी नंबर डालने पर वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, चुनाव कैसे लड़ेंगे। हमें लगता है कि उनके जो सलाहकार हैं वो उन्हीं की तरह कम पढ़ते हैं। मसला चुनाव आयोग के संज्ञान में आया और सबको मालूम चल चुका है कि तेजस्वी जी का नाम वोटर लिस्ट में है। अब दो वोटर आईडी कार्ड रखिएगा तो एक नाम तो डिलीट होगा ही। देखिए, हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं है। चुनाव आयोग से संबंधित कोई भी सवाल अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पूछती है, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, चुनाव आयोग के पदाधिकारी सक्षम है जवाब देने में। लेकिन जिस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, खासकर विपक्ष के साथियों के द्वारा, तो हमें लगता है कि उनकी परिस्थिति एक ऐसे ही विद्यार्थी के जैसी है जिसको मालूम है कि परीक्षा सामने है और हमने पढ़ाई नहीं की है, हम फेल होने वाले हैं। तो फेल होने के डर से पहले ही तरह तरह के बहाने बनाने लगता है। हमारा एक बुनियादी सवाल है, आपके माध्यम से हमारे विपक्ष के सभी साथियों से हम पूछना चाहते हैं कि इन्हीं चुनाव आयोग जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं, जब चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कराए जाते हैं अन्य प्रदेशों में जहां ये सत्ता तक पहुंच जाते हैं, या फिर जहां ये सत्ता तक नहीं भी पहुंच पाते हैं, इनके प्रतिनिधि जीत कर आते हैं, विधायक और सांसद जीत कर आते हैं, तब तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई, जनता की जीत हुई। और जहां ये हार जाते हैं, हारने का डर सताता है, वहां ये चुनाव आयोग पर इस तरह के संगीन आरोप क्यों लगाते हैं? अगर ऐसा ही है तो तेजस्वी यादव जी इन्हीं चुनाव आयोग के द्वारा कराए गए चुनाव से विधायक हैं और राहुल जी सांसद हैं, इनको पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, तब अपना विरोध व्यक्त करना चाहिए। आपकी बात तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव जी ने एक ऐसा स्टैंड लिया जिसके माध्यम से उन्होंने जहर घोला। आरोप लगा रहे हैं और आपसे पूछा है कि अनवर पाशा जी ने कि ये पूछते हुए कि बोगस वोटर के सवाल पर आपका क्या कहना है? यशवंत जी जवाब दीजिए। हाँ जी, अनवर जी, आपने स्वयं बोला कि पिछले 2 साल से लगातार हमारे ट्रैकर में हम स्वयं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। इसी वोटर लिस्ट के ऊपर केवल एनडीए ने नहीं, महागठबंधन ने पिछली बार चुनाव में आरजेडी ने ऐतिहासिक जीत, एक तरफा जीत हासिल की थी। तो वोटर लिस्ट में कमियां हो, जरूरी नहीं है कि हर समय धांधली के कारण कमियां हो। हम सबको पता है बिहार से इतनी बड़ी तादाद में माइग्रेंट वोटर हैं जो दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं, उनके नाम कटे कि नहीं कटे या 2 जगह पे वो आईडी रखें, ये एक विषय आपके विचारणीय, आपके नाम काम उठाने लायक हो सकता है कि अगर वो दूसरे जगहों पे परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं तो 2 जगह पे उनके वोटर आईडी कार्ड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या फिर उनके नाम अगर गलत कटें तो जहां पर भी जिसके भी पास में वो सूचना है वो अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। फिलहाल मेरे पास में जो सूचना है उसमें पिछले 24 घंटे में एक भी जगह से किसी भी पार्टी ने कोई ऑफिशियल कंप्लेंट कहीं पर भी लॉन्च या दर्ज नहीं की है। रही बात चुनाव जीतने हारने की, तो मेरा मानना यह है कि नेता लोकप्रिय है और आपका संगठन मजबूत है, तो उस स्थिति में आप चुनाव जीतेंगे अगर आप अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। तो केवल सर्वे में हमारे बोल देने से कि आप चुनाव जीत रहे हैं या आगे हैं, आप चुनाव जीतेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमने देखा है हरियाणा में हम कह रहे थे कि कांग्रेस आगे, कांग्रेस चुनाव जीतेगी, लेकिन नहीं जीत पाई क्योंकि संगठनात्मक रूप से उनके यहाँ लड़ाई थी, आपस में नहीं नीचे कर पाए कन्वर्ट। सेम वही चीज बाकी राज्यों में भी हमने देखने को मिली। तो जनता, तो इसलिए एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, और वो बात आरजेडी के प्रवक्ता के ऊपर नहीं है, मुझे लगता है कि वो बात शायद कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही, और वो ये कही कि इलेक्शन कमीशन ने ये जानकारी नहीं दी कि किसके नाम काटे गए हैं। शायद उनको जानकारी पूरी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने, मैं आपको दिखा सकता हूं, ये एक एक व्यक्ति का नाम जो मर चुका है, जो विस्थापित हो चुका है, एक एक व्यक्ति का नाम ये इलेक्शन कमीशन ने बूथ वाइज सारी पार्टियों को उपलब्ध कराया है। और ये आज नहीं, 1 तारीख को नहीं, ये 20 जुलाई को उपलब्ध कराया है। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक 30 दिन का पूरा समय है। अगर उस सूचना में कोई कमी हो तो उन्हें ज्ञापित करके बताना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सूचना पूरी नहीं है, ये सूचना गलत है कि इलेक्शन कमीशन ने मरे हुए या विस्थापित लोगों की सूचना पार्टियों को या पार्टियों के अनवर जी जवाब दीजिए इसका, आप जो कह रहे थे जवाब दिया यशवंत जी ने। अब तो जी मनोजिया जी, हमें एसआईआर पे एतराज 2 बातों को लेकर के है। एक तो समय, जिस समय किया जा रहा है, जितना कम समय दिया गया है, जिस तरह की पैनिक की स्थिति बिहार में है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग बाहर रहते हैं, प्रवासी हैं, जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, क्या यशवंत जी कह सकते हैं? वो तो
यशवंत जी भी कह रहे हैं, फिर आप आरोप तो गलत उठा रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स हैं। दूसरा जो मेरा सवाल है, मेरा सवाल दूसरा ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, यशवंत जी के ही सवाल से जुड़ा हुआ है कि जो लिस्ट आई है 7 करोड़ 24 लाख लोगों की, क्या वो लिस्ट फाइनल है? उस लिस्ट में लगभग 50% लोग ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए गए, अभी अपलोड नहीं किए गए। और कितने लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ने जिसको जरूरी करार दिया है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जज तक ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास भी नहीं मिलेंगे आपको। तो ये जिस तरह से क्यों आखिर इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड को नहीं मान रही है, क्या उसका औचित्य है? इलेक्शन कमीशन राशन कार्ड को कह रही है कि ठीक है, राशन कार्ड हो सकता है कि फर्जी राशन कार्ड भी हो। खुद एपिक जो खुद इश्यू किया है इलेक्शन कमीशन ने, उसको भी नहीं मान रहे आप। तो ये आप जिस तरह के आपके पास वो बहुत बड़ी समस्या है। और एक बड़ी तादाद में लोग वोटर लिस्ट से बाहर जाएंगे। अभी ये 65 लाख लोग, ये अभी तो पहली लिस्ट है, दूसरी किस्त आने वाली है और वो बड़ी लिस्ट होगी। और उसी पर सारा एतराज है कि गरीब लोग वंचित होंगे, वोटर लिस्ट ही से नहीं बाहर होंगे। नागरिकता आप तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी, आप तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी का भी नाम कट गया है ना, बट ये चुनाव आयोग ने तो जवाब दे दिया उसका। अनवर जी बहुत संक्षेप में पहली बात तो ये कि आपकी पहली बात से मैं सहमत हूं। मैंने पहले ही दिन बोला कि कम से कम 6 महीने का समय ऐसी किसी एक्सरसाइज के लिए होना चाहिए। मेरी एकमात्र आपत्ति इसी बात को लेकर के। दूसरी बात कि कौन सा नाम रखा गया, कौन सा हटाया गया, इसकी सूचना आपके पास में है, आपके सारे एजेंट्स के पास में है। आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं अगर कुछ गलत हुआ है। मैं ये कहां कह रहा हूं कि आप इलेक्शन कमीशन की बात को 100% मान लीजिए और अपनी आपत्तियां दर्ज मत कीजिए। कुछ भी गलत है, कोई भी नहीं चाहेगा कि अभी तो अगली लिस्ट आने दीजिए, गलत हो। अभी यशवंत जी, अभी अगली लिस्ट आने दीजिए, जब स्क्रूटनी होगी डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी। इस बात को आप तो एक्सेप्ट करेंगे ना कि ये लिस्ट पहली है, ये लिस्ट फाइनल नहीं है। अगर कुछ गलत होगा, अगर कुछ भी गलत होगा और आप और बाकी सारी सहयोगी, बाकी सभी साथी उस गलतियों को पॉइंट आउट करेंगे तो देश का मीडिया, हम सभी लोग आपके साथ खड़े होंगे। सवाल यह है कि जो चीज गलत अभी हुई नहीं, केवल उस चीज के अंदेशे में आप पूरी प्रोसेस का विरोध करें। हाँ, आपकी पहली बात से सहमत हूं कि समय कम था, इसको 6 महीने पहले कम से कम किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन गिवन द टाइम कंस्ट्रेंट, मुझे लगता है ईसीआई जितनी ओपन तरीके से, जितनी पारदर्शिता और ईमानदारी से अपना काम कर सकता है, मुझे अभी तक फिलहाल मुझे लगता है कि वो काम किया और हम सबको, आपको भी मिलकर के उस काम को आगे बढ़ा। 5 महीने में 22 लाख लोग आ रही हूँ आपके पास, 5 महीने में 22 लाख प्रोफेसर साहब आ रही हूँ आपके पास वापस। राधिका जी जवाब दीजिए। सवाल ये है कि बार-बार आरोप लगता है, कांग्रेस हो या बाकी सारे विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि फायदा सीधा आपको पहुंचता है, इसलिए समय कम है तो चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये कदम बढ़ा लिए गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? मनोज्ञा जी, एक तो ये लोग नवीन चावला के जमाने में अभी तक रह रहे हैं। इनको लगता है कि नवीन चावला जैसे सब कुछ हेराफेरी करते थे, अभी भी वैसे हो रहा है। अब निष्पक्ष इलेक्शन कमीशन है जो कांग्रेस के इशारे में पपेट नहीं है। लेकिन 2 बातें मैं बहुत जरूरी कहना चाहूंगी। ये लिस्ट में दोबारा दिखा रही हूँ। 47,506 BLA आरजेडी के पास है, 17,549 कांग्रेस के पास, टोटल 65,055 BLA इनके पास है और शिकायतें दर्ज करी गई हैं 0। तो भाई साहब आपके पास 66,000 के आसपास लोग हैं, पर आपने फिर भी एक कंप्लेंट नहीं जारी करी। आप जो यहाँ पे बैठ के जशमंत देशमुख जी से पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन, मैं आपके बीच में नहीं बोली सर, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, फिर आपके सारे जवाब। दूसरी बात, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दूं सर, 1 मिनट। प्रोफेसर साहब आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था, अनवर साहब 1 मिनट। देखिए, ये हताशा और निराशा यहाँ पे टेलीविजन पे दिखाई दे रही है। अब मैं बहुत दूसरी बात इंपॉर्टेंट बोलूं। अनवर साहब हम शर्म के मारे डूब गए। अब मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। अब मेरी बात राधिका बोलिए। इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता बने हुए हैं। हमारा आप एक मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा साहब। क्यों आपको दर्द हो रहा है? हमारा सवाल इलेक्शन कमीशन से, आपको दर्द क्यों हो रहा है? क्यों चहिता बना हुआ इलेक्शन कमीशन आपका? प्रोफेसर साहब आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था, अब आप बोल रहे हैं। गोटी मीडिया की तरह गोटी इलेक्शन कमीशन बना लिया आपने। ये देखिए, आपको दर्द हो रहा है? क्यों बन रहे हैं मुझे प्रोफेसर साहब नहीं है जवाब देने के लिए। अनवर साहब रुकना होगा आपको। राधिका बोलिए। अनवर साहब इनके नेता झूठे करार कर दिए गए हैं, तो ये पॉपकॉर्न की तरह भुगत रहे हैं।
प्लीज इनको म्यूट कर दीजिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लूं। यहाँ पे कोई मजाक राधिका की बात बोलिए। नहीं हो रही है। बकवास कर रहे हैं मेरा सवाल कांग्रेस से है। आपको जवाब देने का मौका दूंगी मैं। अनवर साहब रुकिए आप। अनवर साहब रुकिए आप। दिखाना ज्यादा क्रिमिनल है। रुकिए आप अनवर साहब। पढ़ा लिखा होना ज्यादा अनवर criminal साहब है। आप रुकिए। आपके कौन समय पे criminal किसी ने है? नहीं बोला था। किसके पास फर्जी सर्टिफिकेट है और किसके पास अनवर साहब आपके समय कोई नहीं बोल रहा था, आपको रुकना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब आपके समय कोई नहीं बोल रहा था। कम पढ़ा लिखा होना क्राइम है या मैं तो कह नहीं रही क्राइम है? क्राइम झूठ बोलना है कि मेरा क्राइम है? पहले इसका जवाब दीजिए आप। कम पढ़ा लिखा होना क्राइम नहीं है। फर्जी सर्टिफिकेट मनोज्ञा जी प्लीज इनको म्यूट करेंगे तो मैं अपनी बात कह दूं, क्योंकि बहुत राधिका इंपॉर्टेंट बोलिए। बात करनी है। आप बोलिए। देखिए आज एटम बॉम्ब्स की बात हो रही थी, मैंने सोचा कि एक ग्रेनेड मैं भी फेंक दूं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस की प्रवक्ता से, मैडम कितने पोलिंग बूथ है बिहार में? ये सर की पूरी चीज के पहले कितने बूथ है और आज कितने बूथ है, जरा बताएंगी आप? गूगल कर रही होंगी, गूगल करके देखती हैं। बताएंगी मैडम कितने पोलिंग बूथ है बिहार में? राधिका आप अपना आरोप लगाइए, उन पे मैं जाऊंगी 2 मिनट में। जी वो जवाब नहीं दे रही, पर मैं बता देती हूँ, मैं इंतजार भी कर रही हूँ कि सर होने से पहले 77,895 पोलिंग बूथ थे बिहार में। अब सर होने के बाद 90,712 बूथ हो चुके हैं, मतलब 12,817 नए बूथ ऐड कर दिए गए हैं। इसलिए ऐड कर दिए गए हैं क्योंकि लगातार जो राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भी आरोप लगाए कि जी इलेक्शन खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, फिर भी लोग ऐड हो गए। तो अब इलेक्शन कमीशन एक प्रोसेस लेकर आई है जिससे बिहार पहला राज्य बना है जहां पे 1200 वोट से कम एक पोलिंग बूथ पे वोट होंगे, ताकि इलेक्शन का प्रोसेस और जल्दी टाइम से हो। और ये जो लगातार डिमांड करते हैं हमारे को ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, कैसे ज्यादा वोट हो गई, इनका पर्दाफाश करने के लिए इनको तकलीफें इस बात से हो रही हैं। जब हर चीज देखिए, राहुल गांधी ने यह सवाल उठाया था लगातार महाराष्ट्र के चुनाव में, मनोज्ञा जी आपने भी इस पर बहुत डिबेट करी थी। आज जब हर चीज को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, वोटर कम किए जा रहे हैं पर पोलिंग बूथ, तो इनको इसका वेलकम करना चाहिए। आज अगर लिस्ट के अंदर से मरे हुए मृत वोटर, पलायन करे हुए वोटर हट रहे हैं और ऑथेंटिक वोटर आ रहे हैं, इनको तो खुश होना चाहिए। सीट तो हमारी कम होंगी, सीट तो हमारी कम होगी। आपके पास तो वैसे भी सीटें नहीं है। लोकसभा में आप लोगों की पूरी शिकस्त हुई। पॉकेट संस्था बनाकर रख दिया है इलेक्शन कमीशन को, ईडी को, सीबीआई क्या को। नवीन चावला इलेक्शन कमिश्नर है? अनवर साहब चुनाव जीतते हैं तो फिर चुनाव आयोग ठीक है। प्रियंका जवाब दीजिए, प्रवक्ता कांग्रेस प्रियंका जवाब दीजिए, इसका आप पर सीधे आरोप लगा रही है राधिका। इलेक्शन कमीशन का ये भी बताइए अनवर साहब ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा बताइए? आप तो सीनियर हैं, आप कैसे ऐसे बार बार बोलेंगे? बताइए मुझे। रुकिए ना, बोलिए आप, प्रियंका बोलिए। भाई सबसे पहला तो सवाल ये है कि 2024 में जो चुनाव हुए थे वो उसके जो वोटर थे वो कितने फर्जी थे, यही बता दें। अच्छा इसी का डाटा दे दीजिए। आप ये बता दीजिए कि इतने लोग स्थानांतरित करके चले गए थे, उनका वोट फिर किसने डाल दिया होगा, आप यही बता दीजिए। आप ये बता दीजिए कि ये जो आप बात कर रही है बीएलओ की, अरे भाई बीएलओ ही फॉर्म गलत भरेगा, बीएलओ ही फॉर्म सिग्नेचर करेगा, बीएलओ ही सारा कुछ अटैच करेगा और फिर बीएलओ ही उसको करेक्ट करेगा। तो आप ये बताइए किस पर विश्वास किया जाए, किस पर नहीं। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लोग वहां गैर कानूनी ढंग से रह रहे हैं उनका डाटा तो आपके पास है ही नहीं, आपने दिया ही नहीं अभी तक। दूसरी चीज, फर्जी वोटर की आपने बात करी कि उनके दो वोटर आईडी कार्ड है। अरे भाई 2 वोटर आईडी कार्ड 7 लाख लोगों के अभी से अब पैदा हो गए क्या? विद इन 1 ईयर हो गए क्या? इससे पहले क्या कर रहा था चुनाव आयोग? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता होती, पारदर्शिता होती, वो तो सवालों के घेर में पहले ही आ गई। अगर आप अपना काम ही ठीक से नहीं आप अपनी बात अपने टाइम पे करिएगा, चुप बैठिए अभी फिलहाल। दूसरी चीज में बात करो, जिस तरीके नौकर नहीं है ये, राहुल गांधी की पार्टी नहीं है कि बदतमीज से बात करोगे, चुप रहो। मैं कुछ बोली नहीं हूँ, तमीज से बात करनी सीखो। तमीज नहीं जानती तो डिबेट में प्रियंका चुप रहिए। प्रियंका आप एक नेशनल चैनल की डिबेट पर है, कम से कम शब्दावली तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ना प्रियंका, शब्दावली का ध्यान रखना पड़ेगा ना आपको। अपने घर में अनपढ़ लोग के अनपढ़ प्रवक्ता। अरे रुकिए, दोनों को रोकिए आप। हम चल रहे सीधा अंजीत के पास। अंजीत बताएंगे अब आंकड़ों के आधार पर कि क्या क्या बदला है बिहार में। अपने घर में करने बैठ जाती है यहाँ पर। बिल्कुल, बिहार में क्या कुछ बदला है ये जानना है तो ये आंकड़े आपके सामने रखते हैं, वो आप देखिए। बिहार के मुस्लिम बहुल जिले जो हैं वो एसआईआर ड्राफ्ट में वोट कटे हैं। देखिए किशनगंज की अगर हम बात करें तो 1.45 लाख यानी लगभग 1.5 लाख के आसपास वोट कट गया है। अररिया में 1,58,000 वोट कट गया है। पूर्णिया में 2,73,000 वोट कट गया है। कटिहार में 1,84,000 वोट कट गया है। और दरभंगा जो जिला है, दरभंगा में तकरीबन 2,03,000 वोट कट गया है। ये वो ग्राफिक्स आपके सामने हैं
किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा जहां पर ये वोट कटे हैं वो एक एक करके हम आपको दिखाने। किशनगंज में 1,45,000, अररिया 1,58,000, पूर्णिया 2,73,000, कटिहार 1,84,000 और साथ ही दरभंगा की अगर हम बात करें तो 2,03,000 वोट कटे हैं। ये वो जिले हैं जहां पर वोट कटे हैं। 5,000 से कम वोटों पर जीत हार का खेल क्या था वो भी आप समझिए। एनडीए महागठबंधन, ये जो सीटें हैं उनमें आप देखिए जो 5,000 से कम से वोट हार जीत का जो मार्जिन था वो 24 सीटों का लगभग था। और आप इसको देखेंगे तो आप ये आंकड़ा समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये 26 और 52 तरीके से लगभग ये वोट कटे हैं। और 1,000 से भी कम का आंकड़ा है जिसमें यह दिख रहा है कि हार जीत के बाद क्या हुआ है। लेकिन वोट कटने के बाद से बवाल बढ़ा हुआ है। और ये वोट कैसे कटे, जो 7 लाख हैं उनके पास कैसे 2 वोटर आईडी कार्ड है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आना अभी बाकी है। एक बार फिर से रुक करते अपनी सहयोगी मनोज्ञा का। जी, मैं पूछना चाहूंगी यशवंत देशमुख जी से, आपको लगता है कि जिस तरह से हो सकता है कि संभवतः इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगा या समय कम है चुनाव आयोग के पास, इस समय सीधा हम चुनाव में जा रहे हैं, अगर ये पहले हुआ होता तो क्या राजनीतिक लड़ाई कम होती कि इसी तरह से हो रही होती? कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर नेताओं को या पार्टियों को इसे केवल राजनीतिक मुद्दे के रूप में ही भुनाना है या करना है तो शायद वो हर चीज पे लड़ेंगे। और उनका अधिकार है, देखिए लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिकार है, मैं उसमें नहीं जाता हूं। एक सवाल और छोटा सा पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बहुत सारे वोट कट रहे हैं, इसका सीधा असर क्या रिजल्ट पर पड़ेगा? क्योंकि विपक्ष ये सवाल बार बार उठा रहा है। नहीं, क्योंकि देखिए टोटल नंबर जितने वोट कटे हैं मेरे हिसाब से 1.5 से 2 लाख वोट औसतन, अमिताभ शायद ठीक करे, ज्यादा जानकारी होगी, हर जिले में ही कटे हैं, केवल मुस्लिम बहुल जिलों से ही वोट कटे हैं ऐसा नहीं है। और देखिए मनोज्ञा, एक बहुत संक्षेप में सारे दर्शकों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि पूरे देश में SIR होना चाहिए और उसका कारण कुछ उठापटक या गलती हो ऐसा नहीं है। पिछले 30 सालों में जिस तरह से अर्बनाइजेशन हुआ है, जिस तरह से पॉपुलेशन माइग्रेशन रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ हुआ है, बहुतायत में लोग अर्बन एरियाज की तरफ बढ़े हैं और ग्रामीण इलाकों से हटे हैं पूरे देश में। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि कम से कम 7 से 8% के बीच में फ्लैब है, यानी उसके कारण पूरे देश में SIR की आवश्यकता है। यह SIR चुनाव से काफी पहले सारी पार्टियों को साथ में लेकर के करना चाहिए ताकि आगे आने वाली व्यवस्था और ज्यादा पारदर्शी और बेहतर तरीके से चले। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपका सब बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बात तो साफ है कि सवालों के घेरे में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं, तो वहीं दूसरी ओर राजनीति इस पर जारी है, क्योंकि वोट कटेगा तो फिर बटेगा। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी है।